गांव में बच्चों को शिक्षित करके वो मास्टर किसी तरह अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर रहा था। अरे राधा, अभी तक खाना नहीं दिया? बच्चों का आने का समय हो गया। एक बार वो आ गए तो फिर शाम तक खाने का वक्त ही नहीं देंगे। क्या बताऊं जी, ना घर में आटा है और ना ही चावल। रसोई का सामान सब कल ही खत्म हो चुका है। मैंने आपको कल ही लाने को कहा था। अच्छा, वो पैसे के बदले चावल लाके देने के लिए बोला था ना। तुम तो जानती हो, अगर उन लोगों के पास पैसा होता वो हमें कब के दे देते। उसे गोपी के अलावा सब लोग कुछ न कुछ तो दे रहे हैं ना, सब्जियां, दूध वगैरह, और उन सब चीजों से हमारा गुजारा भी ठीक चल रहा है। यहाँ गांव में क्या रखा है जी? शहर जाकर पढ़ाइए। कितनी बार मैंने आपसे कहा है, लेकिन आप सुनते नहीं। मुझे शहर में रहना पसंद नहीं है भाग्यवान, तुम्हें तो ये पता है। फिर भी तुम मेरे पीछे बार बार क्यों पड़ रही हो? मुझे वो सब बातें याद भी नहीं करनी। अच्छा, मैं जरा बाजार जाके चावल लेके आता हूँ, इतनी देर में तुम सब्जी ले आना। इसके बाद किशन बाजार चला जाता है। 2 किलो चावल और बाकी 1 किलो दाल, और हल्दी मिर्च धनिया भी देना। क्यों नहीं दूंगा मास्टर जी, पहले आपका पुराना 20 रुपए का कर्जा तो चुकाइए, बाद में सब लेके जाइए। पुराना कर्जा आपको बाद में दूंगा, अभी तो पैसे देकर ही सारा सामान लेके जाऊंगा सेठ जी। आपका कर्जा अगले महीने में चुका दूंगा। अब थोड़ा जल्दी दीजिए, जल्दी घर जाना है मुझे। ठीक है, ये सामान ले जाइए। कुछ और चाहिए क्या? नहीं, इतना सामान बहुत है, आप दे दीजिए। देखिए मास्टर जी, पुराना कर्जा जल्दी से उतार दीजिए। क्या है ना कि बहुत दिन हो गए हैं। मैं भी काफी कोशिश कर रहा हूँ सेठ जी, थोड़ा सब्र रखिए आप। आपके पैसे जल्दी मिल जाएंगे आपको। ये लीजिए आज के पैसे, अभी मैं चलता हूँ। इसके बाद किशन सारा सामान लेकर अपने घर जाता है और बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। 5 + 4 = 9। अब तक एक अंक का हिसाब कैसे करना है जान चुके हो ना सब। अब 2 अंकों का हिसाब सीखना होगा हमें, ठीक है बच्चों? 15 + 11 = 26। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा तो आपको जवाब देना है। शाम बताओ, 5 + 1 कितना होता है? 6 मास्टर जी। शाबाश, अब यहाँ 6 लिखना है। अच्छा रमेश, तुम बताओ 1 + 1 कितना होता है? 2 मास्टर जी। मतलब अब यहाँ 2 डालना है। तो पूरा मिला के कितना हुआ? पूरा हुआ 26। समझे सब? अब 18 + 15 कितना? सब लोग हिसाब करके बताओ मुझे। इस तरह किशन बच्चों को पढ़ाते हैं। तभी गोपी के पिताजी वहाँ मास्टर से मिलने आते हैं। मास्टर जी, जरा इधर आइए तो। हाँ मास्टर जी, ये लीजिए हमारे गोपी की फीस 50 रुपये। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। उस सेठ को आपका कर्जा चुका दिया है मैंने। अब आपको उस सेठ को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने क्यों दिए? मेरा कर्जा था तो मैं खुद चुका था। आपके दिए 50 रुपये में से 20 रुपये निकाल कर बाकी 30 मुझे दे दीजिए, और कुछ नहीं। अरे अब मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर जी। वो सेठ जब आपसे बात कर रहा था ना, मैंने सब सुन लिया और मुझे वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसलिए मैंने 20 रुपये निकाल कर उनके मुंह पे फेंक दिए। उन लोगों को खाली पैसों की परवाह है, आदमी की पहचान की बिल्कुल नहीं। पहले मेरा बेटा कुछ काम का नहीं था, मगर अब वो एक छात्र बन गया है, वो भी होशियार। ये सब आपका आशीर्वाद है मास्टर जी, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो बस अपना काम किया, बाकी सब बच्चों की ही मेहनत है। मुझे एक बात समझनी है मास्टर जी, आप इतने ज्ञानी हैं फिर भी इस गांव में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मेरा उस शहर में अपमान हुआ है। उसके बाद मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर वाराणसी जाने वाले थे, मगर उतनी दूर जाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती, तो उन्हीं पैसों के लिए इस गांव में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो काशी जाना आसान होगा ना। मगर इस गांव के लोग बहुत गरीब हैं और सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक थे। वो सब पैसों के बदले कुछ न कुछ सामान दे के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। इसी कारण की वजह से पैसे इकट्ठा होना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या हुआ मास्टर जी? आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको किसने अपमानित कर दिया? जब मैं शहर में पढ़ा रहा था वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा पढ़ता था। अरे शंकर, तुम्हें इतने समझाने पर भी नहीं समझते, ऊपर से बाकी सब लोगों को बिगाड़ रहे हो। तो सुनो, आज से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे बिगड़ रहे हैं, जाओ। इसके अगले दिन शंकर के पिताजी वहाँ मास्टर जी से मिलने आते हैं। कौन है?
यहाँ हो तुमने मेरे बेटे को पाठशाला में आने से मना किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, बोलने से पहले एक बार सोच लिया होता। मेरी बात सुनिए, मैंने आपके बेटे को ऐसा क्यों बोला, कुछ पता है आपको? आखिर में क्या बात हुई थी पता है आपको? बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ना, तो सना से मना कर दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी मेरे बेटे से ऐसा बोलोगे? आपका बेटा छुट्टी लेके सिनेमा देखने के लिए जाता है और तो और अपने साथ 4-5 बच्चों को भी लेके जाता है। आप उसे डांटने की वजह उसकी करतूतों का समर्थन कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, नादान है, एक दिन ऐसा किया तो मना कर दोगे क्या? ये पाठशाला किसने बनाया तुम्हें मालूम भी है क्या? पता है तुम लोगों की तनख्वाह कौन दे रहा है? ऐसा मत बोलिए, शंकर को सही रास्ते पर ले जाना ही मेरा इरादा है और कुछ नहीं। अगर मैं उनको पाठशाला आने के लिए मना कर दूंगा तो शायद वो सुधर जाए, मगर आप सीधा यहाँ आकर मुझे अनाप शनाप बोलने लगे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम कौन होते हो मेरे बेटे को पाठशाला में रोकने से? तुम एक कौड़ी का मास्टर हो, तुम्हारी ये हिम्मत? मेरा बेटा इस पाठशाला का ही नहीं, मेरी पूरी जायदाद का मालिक है। लो अब मैं बोल रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ, समझे? तुम कल इस पाठशाला में आने से मना कर दो, मैं कोई दूसरा मास्टर ले आऊंगा। ठीक है, मगर आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी मास्टर अपने छात्र को बिना वजह दंड नहीं देता है। वो हमेशा उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता है। एक दिन आप मेरे पाँव पड़ेंगे, फिर भी मैं वापस नहीं आऊंगा। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन एक दिन ये बात जरूर समझ आएगी। ऐसा मेरा घोर अपमान हुआ है। वहाँ के बुजुर्ग मेरी सारी बात जानते हुए भी मेरी मदद के लिए नहीं आए थे, इसलिए मैं वो जगह छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ आ गया। आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत महान हैं मास्टर जी। आप उसकी भलाई के लिए सोच रहे थे, मगर उसका पिता आपकी बात समझ ही नहीं पाया। आप उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहते थे, मगर वो पिता नहीं समझ पाया। चलिए छोड़ दीजिए अब उस बात को। अगर आपको कुछ चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लेना मास्टर जी। इस तरह गोपी के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे बच्चे के पिताजी आते हैं, रंगनाथ। अरे मास्टर जी नमस्कार, मैं आपको दूध भेज नहीं सकता, मेरी गाय बीमार है और भेजने में मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। गाय 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, ठीक होने के बाद मैं आपको दूध पहुंचा दूंगा। तो आप अपनी गाय को डॉक्टर के पास लेके गए या नहीं? नहीं मास्टर जी, इससे पहले भी उसको कई बार ये हुआ है, तब लेके गए तो कुछ 20 रुपए के इंजेक्शन लगाए थे डॉक्टर साहब ने। अब तो मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं, तो उसे नहीं लेके गया। ऐसा करना ठीक नहीं है रंगनाथ। ये लो 20 रुपए। पहले तुम्हारी गाय को जल्दी से अस्पताल लेके जाओ। अगर वो सही सलामत रहेगी तभी तो तुम्हें दूध देगी ना वो। नहीं मास्टर जी, आप क्यों पैसे दे रहे हैं? मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए भी मेरे पास उतना पैसा है नहीं, और उल्टा मैं आपसे पैसे लूंगा। आपसे तो पैसा लेना पाप है मास्टर जी। ठीक है, यह सब बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। अभी तुम गाय को अस्पताल लेके जाओ जल्दी। इसके बाद किशन सभी को पढ़ाकर घर वापस जाता है। ये क्या जी, आपने ऐसे ही उसे 20 रुपए दे दिए? हमें पैसों की कितनी जरूरत है, जैसे तैसे यहाँ हमारा गुजारा होता है और आप ऐसे पैसे बांट रहे हो। कभी सोचा है कब पैसे जमा करेंगे और कब काशी जाएंगे हम? चिंता मत करो भाग्यवान, समय आने पर सब हो जाएगा। उससे पहले हम चाहे कितना भी कर ले नहीं हो हमें पाएगा। बच्चे नहीं हैं, बच्चे की मनोकामना के लिए काशी जाना है। हमारे बच्चे नहीं हैं, मगर हम जो रोज देखते हैं वो सब हमारे ही तो बच्चे हैं भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद की बात है। शंकर के पिताजी शंकर को लेकर मास्टर जी के पास आते हैं। मुझे क्षमा कीजिए मास्टर जी, मैंने आपको इतना अपमानित किया। मुझे उसकी बहुत बड़ी सजा मिली है। अपने बच्चे को लाड प्यार दे रहा था, मगर वो उस लाड प्यार से बिगड़ गया मास्टर जी। अब वो हमारे घर में ही चोरी नहीं करता है, बल्कि आस पड़ोस के घरों में भी चोरी करने लग गया है। अब उन पैसों से वो दूसरों के साथ अय्याशी भी करता है। मेरे हाथ में नहीं रहा ये। अब वो ना तो मेरी कोई बात सुनता है और ना ही मेरी कोई बात मानता है, और ना ही उसे कोई अपनी इज्जत की परवाह है मास्टर जी। अगर आप उसी दिन सबको सबक सिखाते तो आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मास्टर जी, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। आप फिर से हमारी पाठशाला में आइए बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप जितनी तनख्वाह मांगेंगे मैं उतने देने के लिए तैयार हूँ आपको मास्टर जी। बस एक बार हमारी पाठशाला में आ जाइए। मेरा उस शहर में आना नामुमकिन है। यहाँ बहुत सारे गरीब विद्यार्थी हैं, मैं उन सबको पढ़ाता हूँ। उन्हें शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। आप जा सकते हैं। आप इतना जिद मत कीजिए मास्टर जी, हमारे शंकर को शिक्षा देनी ही होगी। अगर आप शहर नहीं आ सकते तो हर रोज शंकर आपके पास आ जाएगा मास्टर जी। मैं उसका सारा बंदोबस्त कर दूंगा। चाहे तो शंकर मेरे पास पढ़ाई के लिए आ सकता है, लेकिन उसे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा और यही मेरी एक शर्त है। मैं यहाँ उसे बहुत समझा कर लाया हूँ मास्टर जी। उसको मैंने सही तरीके से समझा दिया है। आज से मेरा बेटा इसी गांव में रहेगा। हमारे रिश्तेदार भी पास के गांव में ही हैं। देखिए मास्टर जी, ये लीजिए 500 रुपये फीस। इसे मेरे बेटे के लिए आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इस
तरह शंकर के पिताजी मास्टर जी को मनाकर शंकर को उसी पाठशाला में भर्ती करके उसके पिताजी चले जाते हैं। देखा भगवान की कृपा कैसी बरसी है। वाराणसी जाने के लिए 500 रुपए शंकर के पिता ने किसी के हाथों भिजवा दिए। क्या ये सच है जी? अगर ऐसा है तो सच में भगवान की कृपा ही है। लेकिन ये बताइए कि हम बच्चों को छोड़कर काशी कैसे जाएंगे? देखो इस साल छात्रों की परीक्षा के बाद मुझे 2 महीने की छुट्टी मिलेगी ना, तब हम वाराणसी जाकर आ जाएंगे। इस तरह इस साल के अंत में परीक्षा समाप्त होते ही किशन अपनी बीवी के साथ काशी चल पड़ा। बस जी बहुत दूर आ गए हैं, अब मैं थक गई हूँ। बहुत प्यास भी लग रही है। हमारे पास तो पानी भी नहीं है। कहीं जाकर पानी लेकर आइए ना जी। थोड़ा दूर और चलेंगे तो एक गांव आएगा, वहाँ चलकर जाकर किसी से पूछ सकते हैं। बस थोड़ा और चल लो, शायद वहाँ हमारी कुछ मदद हो सके। चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। एक घर के सामने एक बूढ़ा बैठा मिलता है। वो उनसे जाकर कहते हैं, बाबूजी, हम बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? जरूर मिलेगा, मगर मैं तुम्हें ज्यादा पानी नहीं दे सकता हूँ बेटा, खाली प्यास बुझाने वाला दे सकता हूँ। इस गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, इसलिए पूरा गांव खाली हो गया है बेटा। पूरा गांव सुना है, सब लोग अलग अलग जगह चले गए बेटा। 5 कोस जाने पर थोड़ा पानी मिलता है। क्या हुआ, आपके गांव में कुआं नहीं है क्या? 2 कुएं हैं बेटा, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। 2 साल पहले एक तूफान आया था, समुद्र का पानी पूरे गांव पर बरस पड़ा और दोनों कुएं पानी से भर गए। उन दोनों कुओं में पानी नमकीन हो गया था बेटा। तब से इस गांव में पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। तो फिर दूसरी जगह कुआं खोदना था, वो भी किया था, कहीं पानी नहीं मिला और सारा प्रयास विफल हो गया। तब सारे गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले गए और सिर्फ मैं अकेला यहाँ रह गया। 5 कोस दूर जाने पर थोड़ा पानी मिलता है। देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ, लेकिन कुआं खोदने पर पानी कहाँ मिलेगा ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। बचपन में मैंने इस विद्या को अपने दादाजी से सीखा है। इसका मतलब पानी कहाँ मिल सकता है ये आप बता सकते हो हमें? ज़रूर, आते वक्त मैंने एक जगह भी देखी थी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। अगर वहाँ पे कुआं खोद के देखा तो ज़रूर मिलेगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं तो ठहरा बूढ़ा आदमी, इस गांव के सब नौजवान गांव छोड़कर चले गए। अगर मैं उन लोगों की ये बात बताऊं तो भी वो जवान गांव लौटकर नहीं आएंगे। अब दूसरे मजदूरों लोगों को बुलाते हैं, उनका कुआं खोदने के लिए 300 रुपये लेंगे। मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारे पैसे दूंगा। उन पैसों से आप सब लोगों का जीवन कुशल मंगल होगा। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? आप कुआं खोदने का इंतजाम करवाइए। इस तरह किशन ये बात करके कुआं खोदने के लिए मजदूर बुलाता है। 7 दिनों में वहाँ एक कुआं बनकर तैयार हो जाता है और पानी आता है और 2 दिनों में ही वहाँ कुआं तैयार हो जाता है। महाराज, आपका तो इस गांव से कोई ताल्लुकात नहीं है, मगर फिर भी आप इस गांव में भगवान बनकर आए। आखिर क्यों? हम गरीबों की भलाई के लिए आपने अपने पैसे भी खर्च किए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। पीने का पानी न होने की वजह से पूरा गांव खाली होना कोई मामूली बात नहीं है। ये बात सुन के मैं विचलित हो गया था। मुझे भगवान ने इसीलिए पैसे दिए थे, आप लोगों की भलाई करने के लिए। वो मैंने कर दी। इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में राधा किशन से कहती है, अच्छा सुनिए, हमारे पास जो 500 रुपए थे उनमें से 300 तो खर्च हो गए। अभी तो हमें बहुत दूर का सफर तय करना है। अब आप पैसे संभाल कर रखिए, खर्च मत करिए। अगर ऐसे ही दान करते रहे तो हमारा क्या होगा? हम काशी कैसे जाएंगे? और हमें तो वापस घर भी पहुंचना है ना। राधा, जैसा होना था वैसा ही होता है। हम आगे बढ़ेंगे, सब कुछ काशी विश्वनाथ ही देख लेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो रास्ते में देखते हैं एक व्यक्ति को पेड़ से बांध रखा है। रहम करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रुको, ये लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या किया है आखिर इसने? इसे तुम्हें क्या लेना देना? चुपचाप अपना काम करो। अगर ज्यादा कुछ बोले ना तो तुम्हें भी यहाँ बांध कर 3-4 कोड़े मारेंगे। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ तुम। रुको, ऐसे मारोगे तो वो बेचारा मर जाएगा। पहले समस्या क्या है वो तो बताओ, तभी तो मैं इसका कुछ हल निकाल पाऊंगा ना। इसने 150 रुपए उधार लिए थे तो कर्जा ये नहीं चुका पाया। तुम दोगे तो मामला खत्म। मैं देने के लिए तैयार हूँ, पहले मामला क्या बताओ, तभी
तभी तो कुछ करूं मैं। इस राम ने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे 100 रुपए का कर्जा लिया था। अब वो ब्याज के साथ 150 रुपए हो गया है। पूछा तो बोला कि इसके पास पैसे ही नहीं है। अब अपने मैं 150 रुपए कहाँ से निकालूं? मैंने इसको बोला कि इसकी जमीन मुझे दे दे, मगर वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। मालिक आप ही बताइए, मैं अपनी जमीन इनके हवाले कैसे कर दूं? आखिर मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मेरा पूरा परिवार उसी पे निर्भर है मालिक। मैंने इनसे कहा कि अगली फसल आने तक रुक जाइए, दे दूंगा, लेकिन इन्होंने सुने ही नहीं और ये मेरी जमीन हड़पने के लिए आ गए। 2 सालों से तुम यही कहानी सुना रहे हो, एक पैसा भी नहीं चुकाया तुमने अब तक। क्या करूं बाबूजी, पिछले साल बारिश की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई और अभी तक फसल आने में अभी भी 1 महीना बाकी है। इतने रुक गए तो और नहीं रुक सकते क्या? मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। वो आपसे सिर्फ 1 महीने की मोहलत मांग रहा है, आप बस 1 महीना और रुक के देख लीजिए, क्या ही हो जाएगा। फसल आने के बाद ये मेरा कर्जा चुकाएगा, मुझे विश्वास नहीं है। अगर तुम उसकी बातों में आ गए हो तो मुझे पैसे दे दो ना। 1 महीने बाद जब उसकी फसल निकल जाएगी तब तो मुझसे ले लेना। ठीक है, रामू के बदले फिलहाल मैं तुम्हें 150 रुपए दे देता हूँ, तुम रामू को छोड़ो। ये लो तुम्हारे पैसे। इस तरह पैसे देकर किशन राम को उससे बचाता है। मालिक आप कौन हो ये मैं नहीं जानता, मगर ऐन वक्त पर आपने मेरी सहायता की। अगले महीने फसल कटने के बाद आपका सारा पैसा दे दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, अब तुम घर जाओ, ठीक है? फसल काटने के बाद ही मुझे पैसे देना। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस तरह किशन राम को अपना पता बताकर वहाँ से आगे जाता है। सारे पैसे तो खत्म हो गए, अब क्या करें? और कहाँ जाएंगे? वाराणसी जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों पूछा? जितने पैसे बचे हैं उससे तो हम 2 कोस भी नहीं जा सकते हैं जी। ऐसी हालत में हम लोग काशी कैसे जाएंगे? वो तो यहाँ से बहुत दूर है जी, ऐसे वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तुमने सही कहा, अब जितने पैसे हमारे पास बचे हैं उतने में तो हम वाराणसी नहीं पहुँच पाएंगे। अब क्या करें? एक काम करते हैं, यहीं से भगवान को प्रणाम करते हैं और वापस घर चलते हैं। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। इसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आते हैं। उस दिन किशन को रात में एक सपना आता है। किशन, ओ किशन। कौन? मैं काशी विश्वनाथ। मुझे देखने के लिए ही, मेरे दर्शन के लिए तुम काशी यात्रा पर निकले थे। मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा जन्म धन्य हो गया। तुम दूसरों की भलाई के लिए कितना सोचते हो। तुम दूसरों की तकलीफों में आराम से नहीं बैठ सकते हो, उन लोगों को तकलीफों से बाहर निकालते हो। तुम्हारा दान गुण और सेवा नीति मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तुम दोनों संतान मांगने के लिए वाराणसी जा रहे थे ना? मैं तुम लोगों को एक वरदान दे रहा हूँ, तुम्हें तेजस्वी, यशस्वी, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ गुणवान बेटा होगा। प्रभु, मैं धन्य हो गया। इसके बाद किशन की नींद खुल जाती है। वो अपनी पत्नी को उठाकर सब बताता है। कुछ ही सालों में उन्हें महादेव के आशीर्वाद से एक बेटा मिलता है। महादेव के वरदान के अनुसार राधा वैसे ही एक तेजस्वी